नमस्कार दोस्तों, एसीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस संविधान के क्लास में के कड़ी में हम तीसरा क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने अनुसूचियां देखी, भाग 1 भी पढ़ा लिए। भाग 2 का वीडियो लेके आने वाले थे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्राइमल पे बात हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना से जितने भी सवाल बनते हैं और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से संविधान की कुंजी या परिचय कहा गया है, तो इसको समझ लेने के बाद हमें संविधान समझ आता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से आगे किस तरह की बातें हमको जानना है, पढ़ना है। और यहाँ से भी एग्जाम में जो सवाल बनते हैं, आज हम चाहेंगे 10 से 12 मिनट में आप सभी को प्रस्तावना खत्म कर दें। तो आइए सीधा चलते हैं हम लोग भारत के संविधान के परिचय पे, इंट्रोडक्शन पे, कि जो हमारी प्राइमल है, सबसे पहले इसका इतिहास क्या रहा है उस पर बात कर ले हम लोग। जब मोतीलाल नेहरू ने लिखित प्रस्ताव पेश किया था अंग्रेजों के समक्ष, उसको संविधान सभा के तीसरे दिन उनके लड़के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में शामिल कराया था, पेश किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को शामिल कर लिया गया। तो जो प्राइमल था समय समय पे बड़ा विवादित रहा है और इसे कभी संविधान का अंग माना गया, कभी संविधान का अंग ही नहीं माना गया। तो उस पूरे इतिहास को देखेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सबको ये जानना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, हमें भी देख लेते हैं कि हमारा प्राइमल क्या कहता है। दिया है कि हम भारत के लोग, यानी पहला लाइन ही है, वी आर पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत है वो किसी एक नाम से नहीं है। जो इंडिया है कोई इकलौता कोई चीज़ नहीं है, वो क्या है, तो हम सबसे है। यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सब की बात पहली लाइन में ही किया गया है, वही भारत है। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गदर्शक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारा है प्राइमल। आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। आज हमने देखा प्रस्तावना को। इस प्रस्तावना को डिफाइन किया जाएगा कि आपसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं प्राइमल से। ठीक है, तो हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान को स्वीकृत किया गया था। यानी ये डेट था 26 नवंबर 1949, और इस दिन आप सभी को पता होगा कि संविधान को अंगीकृत या स्वीकृत किया गया था। तो कहा जाता है कि कितनी अनुच्छेद और कितने प्रावधान लागू हो गए थे, तो 15 अनुच्छेद और 4 प्रावधान लागू हुए थे। यानी इन प्रावधानों को तभी लागू कर दिया गया था, और कहा जाता है कि करीब 284 लोगों ने हस्ताक्षर भी किया था। यानी कि ये प्राइमल जो हमारा 26 नवंबर 1949 का डेट नीचे लिखा हुआ है, ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। आगे हम लोग देखेंगे, अब इससे जुड़े फैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये कैसे विवादित रहा। तो विवाद में कई कारणों से जो प्राइमल का एक अस्तित्व, जो हमारा केशवानंद भारती केस में आएगा 1973 में, और एस.आर. बोमई केस में जाकर के मूल ढांचे में इसे शामिल कर लिया जाएगा कि नहीं, प्रस्तावना भी मूल ढांचे का हिस्सा है। तो हम देखेंगे कि कब कब क्या क्या विवाद रहा है। तो देखिए, एक मैटर आया शंकर प्रसाद मामला बिहार में। यानी कि जब सरकार ने पहले संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण का एक्ट बनाया, तो बहुत सारे लोगों की संपत्ति जब्त की जाने लगी। और संपत्ति का अधिकार आप सबको पता है कि 1978 तक लगभग, जब तक 44वां संशोधन नहीं हुआ, ये मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। तो कई सारे लोगों ने, जिसमें शंकर प्रसाद भी थे, जिन्होंने सरकार के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में एक दावा किया कि जो हमारी संपत्ति है उसको सरकार कैसे जब्त कर सकती है। ठीक है, एक केस आपका आता है सज्जन सिंह का राजस्थान से, एक आता है बेरूबारी केस। तो बेरूबारी के बारे में पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बात कर लिया है, जब हम भाग 1 पढ़ रहे थे, कि जो बेरूबारी केस थी, बांग्लादेश को कुछ गाँव दिया जाना था 1960 में करीब, ये हल ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया कि प्राइमल जो है वो संविधान का भाग ही नहीं है। यानी प्राइमल यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है, किस केस में कहा गया, तो बेरूबारी केस में कहा गया। ठीक है, बेरूबारी में ये था कि हम भाग 1 में पढ़े थे कि जो राज्य होते हैं उन्हें मिलाया जा सकता है, पर भारत का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे से नहीं दिया जाएगा या मिलाया जाएगा, इसलिए बांग्लादेश को ये नहीं दिया गया। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किस संशोधन द्वारा बांग्लादेश को हमने 111 गलियारे दिए थे। ठीक है, आगे मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए, एक मामला आया था गोलकनाथ मामला, पंजाब में, अमृता कौर के ही से संबंधित है ये।
आगे 1953 से 67 तक देखेंगे ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ पे 11 जजों की बैठक हुई, जो 500 एकड़ भूमि पंजाब राज्य ने इनका जब्त कर लिया था। तो यहाँ पे ये कहा गया कि नहीं, संविधान में संशोधन किसी तरह से भी संसद कर सकती है। फिर 24वें संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने ये संशोधित करा दिया था कि संसद किसी भी अंग या किसी भी हिस्से में संविधान के संशोधन कर सकती है। ठीक, अभी ये बात थोड़ा सा लोकतंत्र के लिए भी खतरा था कि अगर संसद कुछ भी संशोधन कर दे तब तो संविधान को उलट पलट दिया जाएगा। तो एक सबसे बड़ा केस अब तक का आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो थोड़ा केशवानंद को देखते हैं। केशवानंद भारती जो केस है 1973 में 13 जजों का कहा जाता है 26 अप्रैल को फाइनल डिसीजन आता है केरल राज्य से। और ये भी आप याद रखिएगा कि अब तक का सबसे बड़ा केस था। कितने जजों ने इसमें फैसला दिया? तो 13 जजों ने। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये हार गए थे अपना केस, यानी कि 7 लोग इनके विरुद्ध में थे और 6 लोग इनके समक्ष थे। नाना पालकीवाल इनके वकील थे। तो केशवानंद भारती का थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो केशवानंद भारती शैव धर्म से संबंधित थे, शैव धर्म से, और कहा जाता है इनको केरल का शंकराचार्य, क्या कहते हैं? शंकराचार्य, केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता है। जो 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने मठ बनाया था शैव धर्म का, उसी शैव धर्म के ये भी मठाधीश थे और इनकी धार्मिक संपत्ति भी सरकार ने जब्त कर ली थी भूमि अधिग्रहण के द्वारा। तो आप देखेंगे इनका पूरा नाम क्या है? तो श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोत्काचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगलाबारू, यानी कि ये एक मठाधीश है केरला में। और इनकी भी संपत्ति जब सरकार जब्त करती है तो आप फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 13, 25, 26, 27, 29 ये ऐसे अनुच्छेद है कि धार्मिक संपत्ति के लिए, धार्मिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार मौलिक अधिकार देती है। और 13 अनुच्छेद ये कहता है कि यदि कोई मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा हो, पूर्व से कानून या बनाया जाए तो शून्य माना जाएगा। इसे आप देखेंगे संविधान के 13 अनुच्छेद में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, अनाच्छादन का सिद्धांत कहते हैं इसको। तो आप देखेंगे कि शंकराचार्य का जो केस आता है केरल का, तो 1973 में ये हार तो जाते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि संविधान में संसद संशोधन कर सकती है बशर्ते इसके बेसिक स्ट्रक्चर या जो मूल ढांचा होता है उसमें संशोधन किए बगैर। यानी मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आगे लास्ट में हम लोग देखेंगे। यानी संसद कोई भी संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में या बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है। तो एक बार इंदिरा जी ने नाना पालकीवाल से कहा भी कि दोबारा इनके केस को रीओपन किया जाए, पर नाना पालकीवाल ने कहा केशवानंद भारती से कि आप हार तो गए हैं पर ये भारत के भविष्य के लिए अच्छी बात होगी। रुक दें, ये भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि आने वाले पीढ़ियों के लिए ये नहीं देखना पड़ेगा कि संसद किसी भी तरह से संविधान को तोड़ मड़ोड़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अगर अगले कड़ी में बढ़े तो प्राइम्बल में कुछ बातें की गई हैं कि जैसे एस.आर. बोम्मई केस में बताया कि 1994 में राज्यपाल जबरदस्ती यहाँ 356 लगा के इनकी सरकार को गिरा दिए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, यहाँ पे इस केस को लेकर ही चर्चा हुई और जो 94 में एक और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निकल के आता उसमें यह कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्राइम्बल को किस केस में संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर माना गया? तो एस.आर. बोम्मई जो कर्नाटक का केस था उसमें माना गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हम भारत के लोग, ये जो पहली लाइन थी आपसे ये पूछा जाता है कि ये पहली लाइन वी आर पीपल्स ऑफ इंडिया कौन से देश से प्रेरित है या लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। उसके बाद हमने देखा लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक की बात करता है, यानी कि लोकतंत्रात्मक होगा क्या? यानी कि जो स्टेट बनेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही बनेंगे, लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक रूप से ही बनेंगे। तो अगर आपसे ये पूछे कि लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक जो होता है ये क्या कहा गया है, तो आप याद रखना कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो भारत में निर्वहन करती है या सरकार को चलाती है। उसके बाद आप देखेंगे एक सेंटेंस इसमें दिया था पंथ निरपेक्षता, सत्य और न्याय की बात करता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब सभी व्यक्तियों को यहाँ अपने अपने धर्मों को मानने की आज़ादी दी गई है, यानी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। ये पंथ निरपेक्षता की बात करता है। अगर आप देखेंगे तो धर्म की बात नहीं है, धर्म तो
धातु से बना, जिसका अर्थ होता है धारण करना, लेकिन यहाँ पंथ की बात की गई है, यानी कि पंथ निरपेक्ष होगा, किसी एक कोई भारत का एक पंथ नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीन तरह के न्याय की बात की गई है समाजवाद में। तो आप देखेंगे कि आर्थिक न्याय पूछा जाता है कि किस देश से प्रेरित है, तो रूस से लिया गया है। राजनीतिक न्याय की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 38 है, जो कहता है कि भारत के लोगों के जीवन स्तर को आप प्राथमिक जरूरत की चीज़ों को दे करके और इनके जीवन स्तर को ऊंचा बनाएंगे। तो यह डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट प्रिंसिपल, डायरेक्ट पॉलिसी स्टेट प्रिंसिपल कहा जाता है इसे, नीति निर्देशक तत्व। अब देखेंगे तीन तरह के समाजवाद की बात करता है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो अभी मैंने बताया कि इसको संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकृत कर लिया गया था। आगे देखिए तो कुछ शब्दों को और दिया गया, जैसे स्वतंत्रता। तो पूछा जाता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। अगर आप फंडामेंटल राइट्स में जाएंगे तो आर्टिकल 19A यही कहता है कि लोगों को बोलने की आज़ादी है और चुप रहने की आज़ादी भी है। मीडिया की, प्रेस की जो स्वतंत्रता आती है 19A में आती है। उसके बाद विश्वास की, यानी हम किसी भी चीज़ में विश्वास रखने की जो आज़ादी है, धर्म धारण करने की जो आज़ादी है, उपासना करने की आज़ादी है, अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी है, ये स्वतंत्रता प्राइमबल में कितने प्रकार की दी गई है, तो 5 प्रकार की दी गई है। उसके बाद अगर समानता की बात करें तो अवसर की समानता, आप आर्टिकल 16 पढ़ते हैं, उसमें नौकरियों के लिए हर व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे। और प्रतिष्ठा, यानी कि अगर बात करें कि समानता कितने प्रकार की दी गई है, 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा की बात करें तो आपका जो 21 अनुच्छेद था उसमें पहले यही था कि हमें जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में ये बात जुड़ती है कोर्ट के द्वारा कि सिर्फ जीने की ही आज़ादी नहीं है, गरिमामय पूर्ण जीने की आज़ादी है। यानी कि आप ऐसे समाज में नहीं जी सकते हैं जहां आपको रोज़ टॉर्चर किया जाए, यानी जीने की भी आज़ादी है लेकिन गरिमामय पूर्ण जीवन जीने की आज़ादी है। तो ये प्रतिष्ठा की बात करता है, यह अवसर की बात करता है। उसके बाद अगर बंधुत्व की बात करें तो इसमें भाईचारा, यानी बंधुत्व का मतलब हुआ भाईचारा, ये एक प्रकार का दिया गया है। फ्रांस की क्रांति से ये भारतीय संविधान में शामिल किया गया कि जो भारत के लोग होंगे ऐसी चीज़ें या इस तरह के एक्ट या कानून नहीं बनेंगे जिनसे उनके भाईचारा, या अगर अलग अलग राज्यों के अलग अलग विशेषाधिकारों में बांट दिया जाए तो इन राज्यों के नागरिकों के बीच भाईचारा नहीं बन पाएगा या टूटने लगेगा। इसलिए बात ये की गई है, यहाँ बंधुता की बात की गई है या अखंडता की बात की गई है कि भारत टूटे ना। आगे देखेंगे कि प्रस्तावना में अगर पूछा जाए कितनी बार संशोधन हुआ है तो सिर्फ एक बार हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 1973 में बेरुवारी में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। तो 1973 में ये निर्णय आने के बाद 1976 में 42वें संशोधन द्वारा पहली बार संविधान में संशोधन हुआ। और अभी तक कितनी बार हुआ है? तो सिर्फ एक बार हुआ है, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द जुड़े थे। तो ये हर बार एग्जाम में पूछता है आपसे कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जुड़े थे, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जुड़ा था। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रस्तावना में भारत का नाम कितनी बार आया है, तो आपने प्राइमबल पढ़ा, वहाँ देखा होगा कि 2 बार सिर्फ भारत का नाम आया है। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अब प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा, तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा था। पहचान पत्र किसने कहा, नाना पालकीवाला ने कहा। और संविधान की भाषा कहा जाता है या प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश से में लिया गया था। और जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। आगे हम देख लें कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका, यानी कि जो बार बार मैं बात कर रहा था कि संशोधन सरकारें कर सकती है संविधान में पर मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। तो कुछ समय समय पे कोर्ट ने मूल ढांचे को डिफाइन किया, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कभी संविधान को कमजोर नहीं किया जाएगा, जो देश हमारा चलेगा वो कंसिडर
कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा। उसके बाद पंथ निरपेक्षता, जिसमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात किया गया है, यानी कि ये भी नहीं हटाया जा सकता है। संघात्मक व्यवस्था, यानी भारत जो संघों का समूह है, यूनियन ऑफ स्टेट है, उसको ऐसे तोड़ करके और गणराज्य या फेडरल सिस्टम नहीं बनाया जा सकता कभी भी। संसदीय प्रणाली नहीं समाप्त की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन और कानून के द्वारा जो शासन चलता है, जो आईपीसी सीआरपीसी एक्ट है, तो इन्हें कभी भी शून्य नहीं किया जाएगा। ये कुछ आपके 2-4 पॉइंट है जो समय समय पे कोर्ट ने बताया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो आप हमेशा देखे होंगे कोई संशोधन होता है, सरकारें करती हैं, तो बहुत सारे धरने होने लगते हैं कि ये तो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। तो यही केशवानंद भारती केस है जो प्राइमल में एक बार संशोधन का अवसर दिया और ये भी कहा गया कि आगे कभी भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि संविधान को ही लोग उलट पलट दें। तो आज का ये टॉपिक था हमारा प्रस्तावना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है।